चीफ की खामोशी से उस नकाबपोश को थोड़ा शक हुआ और वो दोबारा से चीफ से बोला, इसका मतलब तुम उस कोड को हासिल करने में कामयाब रहे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी अचानक चीफ बोला, नहीं, अभी तक मुझे उस कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। चीफ की बात सुनकर वो नकाबपोश झल्लाई हुई आवाज में बोला, तो फिर उस कोड का पता लगाओ, फिर चाहे तुम्हें उस लड़के की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। नकाबपोश की बात सुनकर चीफ थोड़ा बेचैन होते हुए बोला, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस कोड का जल्द से जल्द पता लगा लूंगा। इतना कहते हुए चीफ उस कमरे से बाहर निकल गया, पर अभी भी चीफ के दिल में एक उलझन थी कि आखिर उसने उस नकाबपोश से झूठ क्यों बोला। चीफ ने उस लॉकेट के कोड का पता लगा लिया था, पर उसके बावजूद भी उसने उस नकाबपोश को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। न जाने क्यों, पर रूडी से उसे एक कनेक्शन सा महसूस होने लगा था। उसे अपने कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, जो उसे सिर्फ रूडी से ही मिल सकते थे। इसलिए वो तेजी से लैब की तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ आरोही और ध्रुव किसी तरह गार्ड से निपटते हुए चीफ के कमरे में जा पहुंचे थे। जब वो कमरे में गए तो वो कमरा पूरी तरह से खाली था। आरोही ने किले के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से याद कर लिया था, इसलिए उसे पता था कि चीफ के कमरे से उस लैब तक जाने का रास्ता कौन सा था। उसने उस बुक शेल्फ को पूरी तरह से चेक किया, पर वहां उसे एक भी ऐसा स्विच नहीं दिखा जिससे वो सीक्रेट डोर ओपन हो सके। वो हड़बड़ाते हुए ध्रुव से बोली, ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो सीक्रेट डोर इसी बुक शेल्फ के पीछे होना चाहिए, पर ये तो दीवार से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से इसे यहाँ से हटाना नामुमकिन है। साथ ही यहाँ कोई ऐसा स्विच भी नहीं जिससे इसके पीछे का कोई रास्ता खुल सके। तो फिर हम यहाँ उस सीक्रेट डोर तक कैसे पहुंच पाएंगे? ध्रुव भी आरोही की बात से सहमत था, क्योंकि उन्हें वहां कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो उस दरवाजे को खोज सकें। तभी अचानक ध्रुव के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने हाथ से उस बुक शेल्फ पर रखी किताबों को जमीन पर गिराने लगा। ये देखकर आरोही हैरानी से उससे बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव बोला, अभी पता चल जाएगा। उस बुक शेल्फ की हर किताब जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक किताब ही ऐसी बची थी जिसे हाथ मारने पर भी वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। ध्रुव उस किताब को देखकर एक स्माइल के साथ आरोही से बोला, ये है वो स्विच। ध्रुव की बात का मतलब समझते हुए आरोही ने उस किताब को पकड़कर उठाना चाहा, पर फिर भी वो किताब अपनी जगह से नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब उस बुक शेल्फ से चिपकी हुई हो। तभी आरोही ने उस किताब को पीछे की तरफ खींचा। अचानक से एक तेज आवाज के साथ वो बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गया और दीवार के पीछे एक रास्ता नजर आने लगा। ये देखकर आरोही और ध्रुव के दिल को बहुत सुकून मिला। वो उस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए आगे की ओर बढ़ गए। इधर राठौड़ आरोही के परिवार का पता लगाने के लिए दिनेश और उसके आदमियों के साथ किले के बेसमेंट में जा पहुंचा था। जब वो तहखाने के सबसे नीचे वाले माले पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां थोड़ा अंधेरा सा था। साथ ही वहां कुछ गार्ड्स खड़े एक दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। राठौड़ और उसके साथी एक दीवार के पीछे छुप गए। तभी राठौड़ अपने साथ लाए ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हुए दिनेश से बोला, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से उस दरवाजे के पीछे वाटर सप्लाई रूम होना चाहिए, पर इसके लिए यहाँ इतने सारे गार्ड्स क्यों होंगे? मुझे लगता है उस दरवाजे के पीछे ही आरोही के परिवार को कैद कर रखा है। राठौड़ की बात सुनकर दिनेश बोला, पर ये तो कई सारे गार्ड्स हैं और हम सिर्फ 6, फिर हम इनका सामना कैसे करेंगे? राठौड़ बोला, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। इतना कहते हुए राठौड़ ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा और अपनी जेब से वो स्मोक बॉम्ब निकाले जो उसे सिक्योरिटी रूम में मिले थे। राठौड़ ने एक साथ दोनों स्मोक बॉम्ब्स उस गलियारे में फेंक दिए जहां वो गार्ड्स खड़े थे। अचानक से वो पूरा गलियारा सफेद धुएं से भर गया। वहां खड़े गार्ड्स फौरन चौकन्ने हो गए। वो अपनी बंदूकें उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें उस गहरे धुएं में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक राठौड़ तेजी से आगे बढ़ा और उन सभी गार्ड्स की गर्दन में वो कांटा चुभाने लगा जो उसे आरोही ने दिया था। एक एक करके वो सभी गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही देर में राठौड़ ने उन सभी गार्ड्स को ढेर कर दिया और फिर दिनेश और उसके साथियों को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। वो सभी लोग अब उस दरवाजे तक पहुंच गए थे। हालांकि उस पर एक डिजिटल लॉक लगा था। राठौड़ ने वहां बेहोश पड़े एक गार्ड की जेब से उसका की कार्ड निकालकर जैसे ही उसे लॉक पर लगाया,
वो दरवाजा 1 सेकंड में खुल गया। राठौड़ अपने साथियों के साथ जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो एक बड़ा सा कैद खाना तो था, पर वहां ना ही विक्रम था और ना ही आरोही के बच्चे, बल्कि उस बड़े से कैद खाने में ढेर सारे लोग भरे हुए थे जिन्हें वहां बांध कर रखा गया था। राठौड़ चौंकते हुए बोला, ये सब कौन है? दिनेश ने कहा, ये वो मासूम आदिवासी हैं जिन्हें पैंथर और चीफ ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ कैद किया हुआ है। ये सुनकर राठौड़ चौंकते हुए बोला, क्या? अगर यहाँ आदिवासी कैद हैं तो फिर आरोही का परिवार कहाँ है? दूसरी तरफ आरोही और ध्रुव उस लैब में पहुंच चुके थे जहां रूडी को लैब के बेड पर बांधकर लिटाया गया था। जैसे ही उनकी नजर रूडी पर पड़ी, उन दोनों की आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। रूडी उस बेड पर शांत लेटा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। साथ ही रूडी के मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था जिससे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आरोही और ध्रुव रूडी के पास गए और उसे ठीक हालत में देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए। वो उसे उस बेड से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक ध्रुव को अपनी गर्दन में तेज बिजली का झटका महसूस हुआ, जिससे वो गश खाकर जमीन पर गिर के छटपटाने लगा। आरोही ये देखकर हड़बड़ा गई और तेजी से पीछे मुड़ी। उसके पीछे चीफ हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर खड़ा था। ध्रुव को बेहोश करने के बाद चीफ ने आरोही पर भी उस इलेक्ट्रिक रॉड से वार करने की कोशिश की, पर तभी आरोही बड़ी ही फुर्ती से उछलकर एक तरफ जा हटी। चीफ आरोही को उस रॉड से मारने की कोशिश कर रहा था, पर आरोही उसके हर वार से बच रही थी। देखते ही देखते चीफ और आरोही के बीच एक मुकाबला शुरू हो गया। वहीं उन दोनों को एक दूसरे के साथ उलझता देख रूडी उस बेड पर पड़ा छटपटा रहा था, लेकिन चाहकर भी वो ना ही कुछ कह पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। तभी आरोही ने हवा में उछलते हुए चीफ के सीने पर जोर की एक लात मारी, जिससे चीफ का सिर वहां रखी एक टेबल से जा टकराया। टेबल से टकराते ही चीफ वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर रूडी और भी ज्यादा छटपटाने लगा। आरोही ने पहले जाकर ध्रुव को संभाला। जब ध्रुव को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो वो उठकर खड़ा हुआ। आरोही उसकी फिक्र करते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, मैं ठीक हूँ आरोही, बहुत ही तेज झटका था। आखिर ये चीफ ऐसे हथियार बनाता कैसे है? आरोही बोली, ये सब बात करने का वक्त हमारे पास नहीं है, जल्दी से रूडी को लेकर चलो यहाँ से। इतना कहते हुए आरोही दोबारा से रूडी को उस बेड से खोलने लगी, पर तभी अचानक लैब का दरवाजा खुला और पैंथर अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके आदमियों ने अपनी बंदूकें आरोही और ध्रुव पर तान दी। ये देखकर आरोही और ध्रुव अपनी जगह पर ही जम गए। तभी पैंथर बोला, तुम्हें क्या लगा तुम आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाओगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। पैंथर के आदमियों की बंदूकों के सामने आरोही और ध्रुव अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। तभी पैंथर ने अपने आदमियों से कहा, इन सभी के हाथ बांधकर ऊपर ले आओ, वहीं इनका फैसला होगा। तभी पैंथर का एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़े चीफ को देखते हुए बोला, चीफ का क्या करना है बॉस? पैंथर बोला, इन्हें होश में लाकर तीसरे माले पर लाओ। उस आदमी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने कुछ आदमियों के साथ चीफ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसके बाकी के आदमी आरोही और ध्रुव को बंदी बनाकर वहां से ले गए। पैंथर और उसके आदमी उन्हें लेकर किले के तीसरे माले में बनी एक दूसरी लैब में लेकर गए। उन दोनों को वहां 2 अलग अलग पिलर से बांधा गया। उसके बाद पैंथर वहां दाखिल हुआ। उसके पीछे उसके आदमी बेड पर बंधे रूडी को वहां लेकर आए और उसे लैब के बीचों बीच लिटा दिया। थोड़ी देर में चीफ भी वहां आया और पैंथर के पास आकर खड़ा हो गया। तभी पैंथर चीफ से बोला, उम्मीद है आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं चीफ, क्योंकि इस वक्त आपकी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। चीफ पैंथर से हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पैंथर रूडी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको इस लड़के से उस कोड का पता लगाना है और उसके लिए आपको इस पर होलिस्टिक एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये सुनते ही चीफ ने चौंकते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? होलिस्टिक एक्सपेरिमेंट में इस बच्चे की जान भी जा सकती है। पैंथर बोला, पैंथर को इसकी जान से कुछ लेना देना नहीं है। पैंथर को सिर्फ वो कोड चाहिए जिससे उसे वो पावर सोर्स मिल सके, और उसके लिए इस लड़के पर होलिस्टिक एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर और कुछ नहीं है। जब इसके शरीर के अंदर आपका बनाया हुआ केमिकल जाएगा तो उसकी तड़प ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
इसकी उसी तड़प का फायदा उठाकर हम इससे वो कोड हासिल कर सकते हैं। आज पहली बार पैंथर का चीफ के प्रति बर्ताव थोड़ा अलग सा लग रहा था, जैसे उसके अंदर चीफ से बिना झिझक बात करने की हिम्मत आ गई थी। इस बात को चीफ भी महसूस कर पा रहा था। तभी पैंथर ने चीफ को वहां लगी मशीन के पास जाने का इशारा किया। चीफ चुपचाप उस मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद कुछ साइंटिस्ट्स ने एक बार फिर से रूडी के शरीर में कुछ वायर्स जोड़ दिए और पैंथर ने चीफ को एक्सपेरिमेंट शुरू करने का इशारा किया। चीफ ने एक गहरी सांस भरते हुए मशीन चालू की और उन वायर्स से होता हुआ गर्म लिक्विड रूडी के शरीर में जाने लगा। रूडी को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसका शरीर दर्द के मारे छटपटा रहा था। ये देखकर आरोही और ध्रुव भी बेचैनी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हर कोशिश नाकाम थी। चीफ शांत खड़ा रूडी को छटपटाते देख रहा था, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब रूडी धीरे धीरे बेसुध पड़ने लगा तो चीफ से वो देखा ना गया और वो मशीन को बंद करते हुए पैंथर से बोला, बस मुझसे ये टॉर्चर देखा नहीं जाता। तुम्हें इस लॉकेट का कोड चाहिए ना? मेरे पास इसका कोड है। चीफ की बात सुनकर आरोही और ध्रुव दोनों भौचक के रह गए। तभी पैंथर जोर जोर से हंसते हुए चीफ से बोला, मैं जानता था कि तुम्हें इस लॉकेट का कोड पता चल चुका है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम कब तक इसे छुपा कर रखते हो। आज तुम्हारी इस बात से यह साबित हो गया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। तभी तुमसे अपने खून का तड़पना देखा नहीं गया। पैंथर की बात से आरोही और ध्रुव भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीफ से किस बारे में बात कर रहा था। तभी पैंथर ने अपने आदमियों से चीफ को पकड़ने को कहा। इसी के साथ उन सब ने चीफ को घेर कर पकड़ लिया। चीफ ने हैरान होते हुए पैंथर से पूछा, इसका मतलब ये सच है? पैंथर ने जवाब दिया, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर विश्वनाथ। मैं जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वो पावर सोर्स मेरे हवाले कर दो। पैंथर ने जैसे ही चीफ को डॉक्टर विश्वनाथ कहकर बुलाया, आरोही और ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर विश्वनाथ जिंदा कैसे बच गए थे? उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी याददाश्त चली गई थी? क्या पैंथर विश्वनाथ से वो पत्थर हासिल कर पाएगा? कहाँ है आरोही का परिवार? क्या वो उसे बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। आरोही और ध्रुव हैरान होकर विश्वनाथ को देखे जा रहे थे। ध्रुव को अब समझ में आ रहा था कि आखिर उसे चीफ का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तभी पैंथर दोबारा से विश्वनाथ से बोला, मैं यहाँ ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं हूँ। जल्दी से ये पावर सोर्स मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। विश्वनाथ ने एक नजर रूडी को देखा और फिर पैंथर को देखते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विश्वनाथ की बात सुनकर पैंथर ने अपने आदमियों को इशारा किया। इसी के साथ उन लोगों ने विश्वनाथ को छोड़ दिया। तभी आरोही जोर से चिल्लाई, नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि ये पत्थर कितना खतरनाक है। अगर एक बार ये बाहर आ गया तो सिर्फ तबाही ही साथ लाएगा। पैंथर विश्वनाथ से गुस्से में बोला, इसकी बात मत सुनो डॉक्टर, बस वो पावर सोर्स मेरे हवाले कर दो। डॉक्टर विश्वनाथ असमंजस में था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आरोही की बात सुने या फिर पैंथर की। अगर वो आरोही की बात ना सुनता तो उससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता था। वहीं पैंथर की बात ना मानने पर रूडी की जान को खतरा था, जो शायद उसका अपना बेटा था। विश्वनाथ ने अपनी जेब से कुछ निकालकर पैंथर की तरफ फेंका और पैंथर ने लपक कर उसे कैच किया। पर जब पैंथर ने उसे गौर से देखा तो वो सिर्फ एक माचिस की डिब्बी थी। ये देखकर पैंथर बौखला गया। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता, डॉक्टर विश्वनाथ ने वहां लगी मशीन्स के कुछ बटन्स दबाए, जिससे उस कमरे के कोने में लगा एक बड़ा सा मैग्नेट एक्टिवेट हो गया और पैंथर के आदमियों के सभी हथियार उनके हाथों से छूटकर उस मैग्नेट से चिपक गए। ये देखकर पैंथर और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, खत्म कर दो इसे। पैंथर के आदमी विश्वनाथ को पकड़ने के लिए दौड़े, पर तभी विश्वनाथ ने जल्दी से उस मशीन के कुछ और बटन्स दबाए, जिससे उस लैब में धुआं सा भर गया। उस धुएं की वजह से पैंथर के आदमी विश्वनाथ तक पहुंच नहीं पाए। मौके का फायदा उठाते हुए
विश्वनाथ ने जल्दी से आगे बढ़कर आरोही और ध्रुव के हाथ खोल दिए। अगले ही पल वो धुआं थोड़ा हल्का हुआ और उसके हल्के होते ही आरोही और ध्रुव पैंथर के आदमियों पर टूट पड़े। उन सब में एक जंग सी छिड़ गई, पर आरोही और ध्रुव अपने आप में इतने सक्षम थे कि वो दोनों ही पैंथर के आदमियों पर भारी पड़ रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों ने पैंथर के आदमियों को धूल चटा दी। तभी अचानक वहां पैंथर की तेज आवाज आई, सब अपनी जगह पर रुक जाओ, नहीं तो मैं इस लड़के की जान ले लूंगा। जैसे ही आरोही और ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो पैंथर उनके सामने खड़ा था और उसने हाथ में एक कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था जो कि रूडी की गर्दन पर था। रूडी को अब पूरी तरह से होश आ चुका था। रूडी को देखकर आरोही और ध्रुव अपनी जगह पर ही रुक गए। रूडी घबराई आंखों से आरोही और ध्रुव की तरफ देख रहा था और इशारों में उनसे मदद मांग रहा था। आरोही और ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रूडी को कैसे बचाएं। तभी अचानक वहां गोली चलने की एक तेज आवाज आई जो कि सीधा पैंथर के सिर के आर पार हो गई। पैंथर वहीं जमीन पर गिरकर ढेर हो गया और उसके सिर से निकलता खून फर्श पर फैल गया। आरोही और ध्रुव ने जब पलटकर देखा तो उस बड़े से मैग्नेट के नीचे जमीन पर उन गार्ड्स की बंदूकें पड़ी थीं, जिनमें से एक गन अपने हाथ में पकड़े विश्वनाथ खड़ा था। विश्वनाथ को अपने सामने देख रूडी से रहा न गया और वो दौड़कर उसके गले जा लगा। वो रोते हुए अपने पिता से बोला, मैं जानता था पापा, आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। विश्वनाथ को अभी भी कुछ याद नहीं आया था, पर रूडी के गले लगने से उसे एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन छोड़ दी और अपनी बाहें रूडी के चारों तरफ लपेट लीं। ये देखकर आरोही और ध्रुव भी उनके पास आकर खड़े हो गए। तभी रूडी भी अपने पिता से दूर हटकर खड़ा हो गया। आरोही विश्वनाथ से बोली, आप इतने वक्त से जिंदा थे तो आप कभी वापस क्यों नहीं लौटे, और आप यहाँ इस नई पहचान के साथ क्या कर रहे हैं? विश्वनाथ सीरियस टोन में बोला, मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि मैं जानता भी नहीं हूँ कि असल में मैं कौन हूँ। ये सुनकर ध्रुव ने विश्वनाथ से सवाल किया, पर आपको इतना तो याद होगा कि आप यहाँ कब से हैं और किस हालत में यहाँ आए थे? विश्वनाथ बोला, मुझे यहाँ आए लगभग 12 साल हो गए हैं। एक दिन अचानक मेरी आंख खुली और मैंने खुद को इस लैब में पाया। बस उसी दिन से मैं पैंथर के लिए काम करने लगा और उसने मुझे यहाँ का चीफ साइंटिस्ट बना दिया। उसने मुझे ये काम सौंपा कि मैं उसके एक्सपेरिमेंट्स में उसका साथ दूं। रूडी ये सुनकर दोबारा से दुखी हो गया था कि उसके पिता को कुछ भी याद नहीं था। तभी आरोही बोली, लगता है आपकी किसी हादसे में याददाश्त चली गई है, इसी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं। खैर, अब सब ठीक है। रूडी को उसके पिता मिल गए और हम सबको पैंथर से छुटकारा। अब मैं जल्दी से अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। ये कहते हुए आरोही की नजर जमीन पर पड़े पैंथर की लाश पर थी। आरोही की बात सुनकर विश्वनाथ हैरान होते हुए बोला, ये पैंथर नहीं है। विश्वनाथ की बात सुनकर एक पल के लिए मानो आरोही के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, जिस वजह से उसने हैरान होते हुए विश्वनाथ से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? विश्वनाथ बोला, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। ये आदमी जिसे मैंने गोली मारी, ये पैंथर नहीं बल्कि जेम्स है। ये दुनिया के सामने रहकर पैंथर के हर काम को अंजाम देता था, जबकि पैंथर कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आरोही के साथ ध्रुव और रूडी भी शॉक्ड होकर विश्वनाथ को देखे जा रहे थे और उनकी आंखों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो इस सच्चाई को सुनकर बुरी तरह से चौंक गए थे। साथ ही उन्हें ये भी समझ आ गया था कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है। तभी अचानक उस कमरे में कुछ सायरन्स बजने लगे, जिससे वो सभी लोग चौंक गए। अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला और वहां कई सारे हथियारधारी गार्ड्स दाखिल हुए और उन सभी को घेर कर खड़े हो गए। तभी उस कमरे में लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक चेहरा उभर के आया, जो उसी नकाबपोश का था जिससे कुछ देर पहले विश्वनाथ मिलकर आया था। उस नकाब का शेप किसी पैंथर की तरह था और वो शख्स भारी आवाज में बोला, हेलो एवरीवन, आज तक पैंथर को कोई देख नहीं पाया। लगता है तुम लोग लकी हो जो आज तुम असली पैंथर से मिलने वाले हो। साथ ही तुम सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इतना कहते हुए वो स्क्रीन वापस से सफेद हो गई। तभी उन गार्ड्स ने उन सबको अपने साथ चलने को कहा और बंदूक की नोक पर उन सबको लेकर वहां से चले गए। वो सभी लोग उन गार्ड्स के साथ किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर गए, जहां सामने खुली दीवार थी
और दूर फैला समंदर दिखाई दे रहा था। रात के अंधेरे में समंदर और आसमान में फैला घना अंधेरा बहुत ही भयानक लग रहा था और वहां से आती तेज हवाओं से वो पूरा कमरा सर्द हो चला था। वहीं खुली दीवार के पास एक बड़ी सी मशीन रखी थी जो किसी बड़ी सी गन जैसी नजर आ रही थी। जब वो सभी लोग अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने उस दीवार के पास एक बड़ा सा लबादा पहने कोई शख्स खड़ा था जिसकी पीठ उन सब की तरफ थी और चेहरा समंदर की तरफ। उनके वहां आते ही जब वो शख्स पलटा तो पता चला कि ये वही नकाबपोश था जिसे थोड़ी देर पहले उन सब ने लैब की स्क्रीन पर देखा था। वो शख्स भारी आवाज में उन सब से बोला, वेलकम, पैंथर की डेन में तुम सभी का स्वागत है। तभी विश्वनाथ पैंथर से बोला, तुमने आज तक मुझे सच क्यों नहीं बताया पैंथर? इतने साल मैंने तुम्हारे कहने पर हर वो काम किया जो तुम्हें चाहिए था, फिर चाहे वो सही था या गलत, पर मैंने कभी भी तुमसे कोई सवाल नहीं किया और मेरी वफादारी का तुमने मुझे ये सिला दिया। पैंथर जोर से हंसते हुए विश्वनाथ से बोला, डॉक्टर विश्वनाथ, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब क्यों किया होगा? सिर्फ तुम्हारा वो वेपन पाने के लिए जिसे बनाने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। जब तक तुम्हारी यादें तुम्हारे पास थीं, तब तक तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब तुम अपनी याददाश्त खो बैठे तो उसका फायदा मैं कैसे नहीं उठाता। पैंथर की बात सुनकर विश्वनाथ के चेहरे पर एक चिढ़न साफ नजर आ रही थी। तभी रूडी पैंथर से चिढ़ते हुए बोला, तुमने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीना? इतने साल मैं ये समझता रहा कि मेरे पापा नहीं हैं, जबकि मेरे पापा हमेशा से जिंदा थे। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। पैंथर ने रूडी को जवाब दिया, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारे बाप को तुमसे छीना है तो बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप की जान बचाई है। पैंथर की बात सुनकर रूडी और विश्वनाथ दोनों हैरान रह गए। तभी पैंथर विश्वनाथ की तरफ देखते हुए बोला, मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस के बाद जब तुम वापस इंडिया जाना चाह रहे थे, तब मेरे आदमियों ने तुमसे वो फॉर्मूला हासिल करने की कोशिश की, पर तुम अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे, जिस वजह से तुमने सूर्यकांत के साथ मिलकर उस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हर सबूत खत्म करने चाहे। तुम्हारे दोस्त सूर्यकांत के आदमियों ने तुम्हें बचाने के लिए मेरे आदमियों को मार डाला और सूर्यकांत ने तुम्हें वापस इंडिया भेजना चाहा, पर शायद वो मेरी किस्मत ही थी कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद तुम जिंदा बच गए। विश्वनाथ गौर से पैंथर की हर बात सुन रहा था। तभी पैंथर ने आगे कहा, तुम मेरे आदमियों को जख्मी हालत में मिले और वो तुम्हें मेरे पास ले आए। मैंने तुम्हारा सीक्रेटली इलाज कराया, पर तुम रिवाइव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें ऐसा केमिकल दवाई के रूप में देना पड़ा जिससे तुम्हारी जान बच गई। हालांकि साइड इफेक्ट की वजह से तुम्हारा रूप पूरी तरह से बदल गया। विश्वनाथ समझ गया था कि ये उस केमिकल का ही असर था जिस वजह से उसके शरीर में एक भी बाल नहीं थे। पैंथर ने आगे कहा, महीनों भर तुम्हारा इलाज करने के बाद जब तुम्हें होश आया तो तुम अपनी याददाश्त खो बैठे थे, पर तुम सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी भूले थे, ना कि अपना हुनर। इसलिए मैंने इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया और तुम्हें एक नई पहचान दी, चीफ की। विश्वनाथ गुस्से से पैंथर को घूरे जा रहा था। पैंथर ने कहानी आगे बढ़ाई, मैंने तुम्हें हर वो चीज दी जिससे तुम दोबारा से मेरे लिए वो हथियार बना सको, और इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार तुमने मेरे लिए ये मशीन बना ही ली। पर फिर भी हमारे पास वो पावर सोर्स नहीं था जिससे मैं ये मशीन एक्टिवेट कर पाता। मैंने तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए तुम पर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, पर सब फेल रहे। विश्वनाथ चिढ़ते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुमने मुझे इस तरह धोखे में रखा है कि आज मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे की जान लेने वाला था। पैंथर ने उसे टोका, पर अभी तक इसकी जान गई तो नहीं ना? तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल गया और वो पावर सोर्स भी। तुमने मेरे लिए इतने लंबे वक्त से काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक डील ऑफर करता हूँ। वो पावर सोर्स मेरे हवाले कर दो और अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ।
पैंथर की बात सुनकर विश्वनाथ सोच में पड़ गया। तभी रूडी उससे बोला, नहीं पापा, आप ये पावर सोर्स इसे मत देना, क्योंकि अगर ये इसके हाथ लग गया और इसने उस हथियार को तैयार कर लिया तो ये हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। विश्वनाथ ने नम आंखों से रूडी की तरफ देखा। तभी आरोही भी आगे आती हुई विश्वनाथ से बोली, हाँ डॉक्टर, रूडी सही कह रहा है। मैं जानती हूँ कि इतने साल बाद आप अपने बेटे से मिले हैं और आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हैं, पर उनके जवाब पाने के लिए आपको इसे ये हथियार सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। पैंथर आरोही की तरफ मुड़ते हुए बोला, आरोही, न जाने तुम्हारे अंदर से ये अच्छाई का भूत कब उतरेगा। इतनी बार तुम्हारा मौत से सामना हुआ, पर उसके बाद भी तुमने सबक नहीं सीखा। आज भी तुम्हारे अंदर मौत को चैलेंज करने की हिम्मत बाकी है। मानना पड़ेगा, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। आरोही ने चिढ़ते हुए पैंथर को टोका, मेरे पापा का नाम अपनी गंदी जबान से मत लो। तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पैंथर से पूछा, अगर तुम्हें उस वेपन को बनाने के लिए वो पावर सोर्स चाहिए था, तो फिर तुमने आरोही के परिवार को किस लिए किडनैप किया था? आरोही का इन सबसे क्या लेना देना? पैंथर हंसते हुए बोला, लेना देना है, बिल्कुल है। इतना कहने के बाद पैंथर ने आगे कहा, विश्वनाथ को उसकी कहानी बता दी, अब आरोही की बारी। इतना कहते ही अचानक पैंथर ने अपने चेहरे से वो नकाब उतारा। जैसे ही आरोही और बाकी लोगों ने पैंथर का चेहरा देखा, उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर कौन है पैंथर? क्या आरोही अपने परिवार को बचा पाएगी? कौन जीतेगा ये जंग? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट आसम ऐप पर।